हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे सरकारी जो भी सिस्टम है हमारा, उसमें अलग अलग तरह के जो उपक्रम रहते हैं, एंटरप्राइजेस रहते हैं। तो उन उद्यमों के क्या क्या स्वरूप हुआ करते हैं। तो दो स्वरूप हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जो पहला था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का, विभागीय उपक्रम जिसको बोलते हैं, और दूसरा है वैधानिक निगम, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का। तीसरा जो रह गया था वो था सरकारी कंपनी का। ठीक है, तो सरकारी कंपनी क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। विशेषताएं क्या हैं, फिर उसके गुण क्या है और सीमाएं क्या हैं। तो गुण और सीमाएं काफी हद तक विशेषताओं को देखते देखते भी समझ में आ जाएगा कि इसके क्या गुण हैं और क्या इसकी सीमाएं हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों में रहता है। कई लोग ऐसे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और पब्लिक कंपनी, देखिए कई बार हम लोग पब्लिक बोल रहे होते हैं ना, तो पब्लिक का मतलब ही कई बार सार्वजनिक हो जाता है। ठीक, अच्छा, तो पब्लिक कंपनी क्या होती है? हम लोगों ने याद करी, जो सेकंड चैप्टर था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज। तो पब्लिक कंपनीज ऐसी होती थी जिसमें कम से कम 7 मेंबर्स की जरूरत पड़ती थी, और पब्लिक कंपनीज वो होती थी, इनको पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी बोला जाता है, ऐसी कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। जैसे भारत में जो दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर कोई कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी ऐसी हो सकती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक, तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप लोगों के पास है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आम जनता भी उसको खरीद और बेच सकती है, उसके शेयर्स को, उसके अंशों को, इसलिए कैसी हो गई? वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई। लेकिन जब गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी को कई जगह बोला जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। क्या बोला जाता है? पीएसयूज। क्या बोलते हैं? पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कई ऐसी कंपनीज भी सरकारी आ जाती है, सरकारी कंपनी जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा हो। कितने से ज्यादा हो? 51% से ज्यादा। तो समझिए, जो पब्लिक कंपनीज होती है ना, इन्हीं को हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ ये मतलब होता है कि जिसके शेयर्स एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध हैं, तो वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी। तो रिलायंस इंडस्ट्री भी आपकी कैसे हो जाएगी? पब्लिक कंपनी। तो कंफ्यूज मत होइएगा। रिलायंस इंडस्ट्री जैसे आप सोचेंगे तो आपको लगेगा इनका तो मुकेश अंबानी जो है वो मेन चेयरमैन है और उन्हीं के पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो आपको लगेगा कि ये तो निजी लोगों की है, तो पब्लिक कंपनी कैसे होगी? पब्लिक कंपनी का मतलब सिर्फ ये कि वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर की बात अगर कर देंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र आ जाएगा वो, तो वहां पर हम सरकारी कंपनियों की बात करेंगे। ऐसी कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी हो? कम से कम 51% हो। अब कौन सी सरकार? कहां की सरकार? तो या तो केंद्र सरकार हो अकेले, या फिर केंद्र सरकार के साथ किसी राज्य की सरकार है, उन दोनों की मिलाकर के 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तब भी वो गवर्नमेंट कंपनी हो गई। या फिर केंद्र सरकार है, एक नहीं 2-3 राज्य मिल गए हैं, 3-4 राज्य मिलकर के और केंद्र सरकार मिलकर के जब बना रहे हैं, तब भी इनकी शेयर होल्डिंग 51% से ज्यादा होगी, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। या फिर 3 या 4 राज्यों ने मिलकर के आपस में कंपनी बना ली है और उसमें उन सारे राज्य सरकारों की हिस्सेदारी मिला करके 51% से ज्यादा है, तो भी वो क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है और वो पब्लिक कंपनी भी हो? मतलब कोई ऐसी सरकारी कंपनी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी हो? बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है। क्यों सरकारी कंपनी है? क्योंकि ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, किसमें रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट में। अच्छा, अभी जो हम लोगों ने वैधानिक निगम पढ़ा था, इसके लिए हमें कोई एक नया कानून बनाना पड़ता था, जबकि सरकारी कंपनी की पहली विशेषता यही होती है कि ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। 2013 का अपडेटेड वर्जन है, 1956 इसका पहले का था, तो या उसके पहले के अधिनियम के तहत ये स्थापित की गई हो। ठीक, तो प्राइवेट कंपनी की जैसे स्थापित की जाती है, वैसे यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी की भी स्थापना हुई है, उसी एक्ट के अंदर, उसी अधिनियम के अंदर, जिसके अंदर किसी भी प्राइवेट कंपनी की स्थापना की जा सकती है। अच्छा, अब प्राइवेट कंपनी भी और पब्लिक कंपनी दोनों भी हो सकती है। वहां पर ओनरशिप पर बात आ रही है, स्वामित्व किसका है? 51% से ज्यादा स्वामित्व अगर सरकार का है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गवर्नमेंट कंपनी। समझ रहे हैं? तो गवर्नमेंट कंपनी का सीधा सीधा हिसाब किताब ये है, ऐसी कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक हो। अब एनटीपीसी में सरकारी कंपनी इसलिए है क्योंकि इसमें 51.02% हिस्सेदारी है। जो अभी रिसेंट डेटा देखा है मैंने उसमें, तो 51% से ज्यादा हो गई, तो इसीलिए सरकारी कंपनी भी हो गई। लेकिन साथ में ये एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड भी है,
तो दो स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है जो हमारे मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इसलिए क्या हो गई, ये एक पब्लिक कंपनी भी हो गई। तो ये जो डिफरेंस है बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको ठीक से समझा दिया। अब हम लोग विशेषताओं को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा समझिए, पहली विशेषता तो मैं बता चुका हूं, ये किसी भी सरकारी मंत्रालय का एक्सटेंशन नहीं है। वो क्या हुआ करते थे, वो होते थे विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंट्स। ये कंपनी जो बनाई गई है वो किसी एक विशेष स्टैट्यूट, लॉ, कानून के तहत नहीं बनाई गई, किसी विधान के तहत नहीं बनाई गई, किसी स्पेशल सरकारी कंपनी जो भी है वो जो सारी कंपनीज के लिए नॉर्मली लॉ लगता है, कंपनीज एक्ट, उसी के तहत ही इसको स्थापित किया गया है। ठीक, पहली विशेषता तो होगी, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, वो हो गया। दूसरा क्या है, स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व। स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व का मतलब क्या हुआ, क्योंकि कंपनी कोई भी होती है उसका अपना खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही है, ठीक है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी किसी भी कंपनी की होती है। तो यहां पर भी इसका क्या हो जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि वो मुकदमा कर सकती है, उस पर मुकदमा हो सकता है, इसलिए मैंने दो एरो बना रखे हैं, मुकदमा कर भी सकती है, मुकदमा इस पर हो भी सकता है, ऐसे बना देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, अच्छा, साथ में क्या होता है, संपत्ति खरीद सकती है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है अपने नाम पर, तो कोई भी कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है। और इसी तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन कर सकती है, अनुबंध साइन कर सकती है। तो ये तीनों चीजें क्यों कर सकती है, क्योंकि इसका सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, एक अलग वैधानिक अस्तित्व होता है। अच्छा, अगली बात क्या है, प्रबंधन जो है ना, जब हम लोग वैधानिक निगम की बात कर रहे थे तो उसका जो प्रबंधन किस तरह से होगा रोजमर्रा का, वो कैसे निर्धारित किया जा रहा था, उस कानून के तहत जो प्रावधान थे वो निर्धारित कर रहे थे। यहां पर तो कंपनीज एक्ट में ही रजिस्टर्ड है, तो कंपनी अधिनियम के ही जो प्रावधान होते हैं वो निर्धारित करेंगे कि इसका प्रबंधन किस तरह से किया जाएगा। प्रबंधन के जो नियम होंगे वो कहां से आएंगे, कंपनीज एक्ट से ही आ जाएंगे सीधा सीधा। अच्छा, तीसरा क्या है, कर्मचारियों की जो नियुक्ति होगी, और साथ में देखिए कर्मचारियों की नियुक्ति की बात भी जो वैधानिक निगम में हम लोगों ने की थी, देखिए कंपैरिजन से ही पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ रहा होगा। विभागीय उपक्रम में तो सीधा सीधा हमें पता है कि वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वहां पर सरकारी कर्मचारियों की जो बात हो रही होती है, उनके जो सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो पूरी तरह से लग रहे होते हैं। वैधानिक निगम में पूरी तरह से नहीं लग रहे होते। वैधानिक निगम में जो जिस कानून के तहत बनाई गई है कॉर्पोरेशन, उस कानून में दिया जाता है कि किस तरह से नियुक्ति होगी कर्मचारियों की। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपनी है, ये एक कंपनी है, और किसी भी कंपनी में लोगों की नियुक्ति किस हिसाब से होगी, ये उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हम लोग डिफाइन कर देते हैं। किसमें कर देते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि उद्देश्य पत्र भी बोल देते हैं कभी उसको, कभी कभी उसको संस्थापना प्रलेख भी बोल देते हैं। तो संस्थापना प्रलेख या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर एमओए या फिर उद्देश्य पत्र, ये, और साथ में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कंपनी के अंतर नियम। ठीक है, तो इसके तहत जो नियम लिखे गए हैं उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे किसकी, कर्मचारियों की। और यही दोनों, यहां पर कोई एक्ट अलग से तो है नहीं, कंपनीज एक्ट है जो सारी कंपनीज के नॉर्मली काम करता है। तो इसीलिए जो मुख्य प्रलेख है, मेन डॉक्यूमेंट्स इस कंपनी के, तो वो कौन से हैं, उद्देश्य पत्र यानी कि एमओए, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि आपका अंतर नियम, कंपनी के अंतर नियम। तो यही आपको क्या हो जाएंगे, मेन डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, अगली बात आती है, जो कर्मचारी हैं वो ना तो सरकारी कर्मचारी कहे जाते हैं, जो भी सरकारी कंपनियों के कर्मचारी हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। एनटीपीसी में काम करने वाले जो लोग हैं वो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एनटीपीसी का जो डायरेक्टर हो वो कोई आईएएस ऑफिसर हो, ज्यादातर ऐसा होता है। तो जो एकदम उच्च प्रबंधन होता है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या फिर महानिदेशक है, तो वो कोई सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, या फिर किसी सिविल सर्विस से, किसी नागरिक सेवा से उनको लाया जा सकता है। किस पर, उनको बोला जाता है हम लोग कि आप वहां से लेकर के आ सकते हो, लेकिन किस स्तर पर, जो उच्च प्रबंधक होता है उसी स्तर पर लेकर के आते हैं। बाकी कर्मचारी ना ही सरकारी होते हैं और ना ही नागरिक सेवा से आते हैं, तो इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो अलग चल रहे होते हैं। वो किससे निर्धारित होते हैं, एमओए और एओए से, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात समझिए, क्योंकि ये सीधे सीधे सरकार का हिस्सा नहीं है, इसीलिए जो सरकार की ऑडिटिंग होती है, सरकार की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, उसमें सीएजी का सीधा सीधा हाथ होता है। यहां पर क्या होता है, उतनी सख्त चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, उतनी सख्ती से नहीं होता है इनका। क्या नहीं होता है इनका, लेखांकन और अंकेक्षण नियम इनके लिए उतने सख्त नहीं होते हैं। और ऐसे में होना तो इनका भी क्या है, ऑडिटिंग, कोई भी कंपनी होती है उसकी भी ऑडिटिंग होती है, तो ये सरकारी कंपनी, इसकी भी ऑडिटिंग होगी। लेकिन यहाँ पर जो आपकी ऑडिटर है ना, वो लेखा परीक्षक बोलते हैं ऑडिटर को। क्या बोलते हैं, लेखा परीक्षक का मतलब ऑडिटर। तो ऑडिटर का अपॉइंट कौन करेगा, सरकार करेगी। केंद्र सरकार की कंपनी है तो केंद्र सरकार करेगी, अगर राज्य सरकार की कंपनी है तो राज्य सरकार कर देगी। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर समझ में आएगा कि ऑडिटिंग होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। अपनी बुक में लिखा हुआ है लेखांकन एवं अंकेक्षण नियमों से मुक्ति,
मुक्ति नहीं है। वो जो सख्त नियम है जो पूरी सरकार पर लगते हैं, कैग के अंदर सीधे सीधे आ रहे होते हैं, वैसा नहीं होता। यहाँ पर एक अलग से आपको ऑडिटर अपॉइंट किया गया है और वो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटिंग करेगा इनके जो भी खाते हैं उनकी। अच्छा, और साथ में इनकी एक होती है एनुअल रिपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक अनुवेदन रिपोर्ट। तो जो एनुअल रिपोर्ट इनकी होती है, अगर आपकी केंद्र सरकार की कंपनी है तो कहां पे रखी जाएगी, संसद में रखी जाएगी। और अगर राज्य सरकार की कंपनी है तो कहां रखी जाएगी, विधानमंडल में। अब मैंने एक जगह पर विधानमंडल और विधानसभा लिख दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर प्रदेशों में विधानमंडल में एक ही बॉडी रहती है, विधानसभा। कुछ कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है, जैसे उत्तर प्रदेश है तो 6-7 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों में, वहां पर भी मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विधानसभा की होती है। तो विधानसभा से ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा विधानमंडल। ठीक, अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई। अब क्या होता है, ये वार्षिक अनुवेदन रिपोर्ट रखी जाती है, क्यों? क्योंकि संसद के प्रति अल्टीमेटली उत्तरदायी हो जाए। लोगों का ही पैसा है, जो सरकारी शेयर होल्डिंग अगर 51% से ज्यादा है तो सरकारी पैसा कहां से आता है, लोगों का पैसा है। तो इस वजह से, और लोगों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा होता है, संसद करती है, क्योंकि संसद में लोगों के प्रतिनिधि जा रहे होते हैं। तो इस वजह से वहां पर एक अकाउंटेबिलिटी बन जाए, इसलिए हम यहाँ पर इस रिपोर्ट को रख देते हैं। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई। फिर क्या हुआ, अगला पॉइंट, वित्त की बात। पैसा कहां से आएगा? सीधी सी बात है, पहली बात हम लोग बता ही चुके हैं कि 51% से ज्यादा पेड अप कैपिटल सरकार से आएगा, इसीलिए तो सरकारी कंपनी है। तो पहला इनका पैसा देने वाले लोग कौन हो गए, सरकार हो गई। अच्छा, न्यूनतम 51% यहां से आएगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे ही दूसरे कहां से आ सकता है, निजी अंशधारी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर पब्लिक कंपनी जैसे एनटीपीसी है, इस पे आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, तो जितने शेयर्स आपके पास हैं उसका जो पेड अप वाला हिस्सा है वो आपने जिनको पे कर रखा है वो किसके पास गया, एनटीपीसी के पास गया, तो आपसे भी उनको मिल गया पैसा। अच्छा, और तीसरी चीज क्या है, ये लोग बाजार से भी, जो कैपिटल मार्केट्स हैं, पूंजी बाजार है, वहां से भी पैसे उठा सकते हैं। एक कंपनी जैसे काम करती है वैसे ये भी काम कर सकते हैं। ठीक, सरकारी नाम क्यों इनका, क्योंकि इसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक है, बस इतनी सी बात। अच्छा, फिर क्या है, स्थापना जो की जाती है वो क्यों की जाती है, व्यवसाय करने के लिए। यहां पर बहुत जो हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है ना, विभागीय उपक्रम, उसमें ऐसा होता है कि सरकार की कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, जहां पर सरकार उन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए कुछ एम्प्लॉयज की आवश्यकता होती है, और वहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स आते हैं, जो उस तरह का सीधा सीधा काम कर रहे होते हैं सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो विभागीय उपक्रम उस वजह से आता था। वैधानिक निगम में सोचा गया था कि सरकार के अधिकार हो और निजी क्षेत्र वाली फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो दोनों तरह से काम कर पाएंगे, तो वो किया जाता है। और किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि इनका तो कानूनी कोई विशेष होता है, तो एक्सक्यूज मी, इसलिए वैधानिक निगम बनाए जाते थे। लेकिन सरकारी कंपनी क्या बनाई जा रही है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर की जा रही है, तो यहाँ पर किसी भी अन्य निजी कंपनी से कंपीट करने के लिए इसका उद्देश्य रहता है। तो आप बहुत हद तक उद्देश्य क्या रहता है कि आप आराम से आकर के कंपीट करो। ठीक, इसमें एक जो हिडन एजेंडा रहता है वो कई बार ऐसा भी रहता है कि जो आवश्यकता हमारी है, बहुत सारी हमारी आवश्यकताएं हैं और बहुत सारी हमारी क्रिएटेड नीड्स हैं। क्रिएटेड नीड्स कैसे हैं, जैसे बहुत सारे लोग सिगरेट पीने लगे हैं। अब जो सिगरेट है वो कोई इमीडिएट या फंडामेंटल नीड नहीं है इंसान की, लेकिन एडवर्टाइजिंग करके या फिर कई लोगों को लगता है कि ये बहुत कूल है, इस तरह की चीजें करते करते लोग सिगरेट पी रहे हैं। या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में भी क्या है, वो आर्टिफिशियल नीड क्रिएट कर दी गई। तो ऐसी जगह पर गवर्नमेंट कंपनी काम नहीं कर रही होती है। गवर्नमेंट कंपनी काम भी ऐसी जगह पर कर रही होती है, जैसे एनटीपीसी है, बिजली बनाना है, तो अगर कोई सरकारी कंपनी बिजली बना रही होगी तो लोगों को उचित दाम पर मुहैया कराने का ज्यादा स्कोप बनेगा, बजाय इसके अगर मान लीजिए सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इसमें काम कर रहा हो, और बिजली तो बहुत ही आवश्यक चीज है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और मान लीजिए प्राइवेट कंपनी से पैसा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो बहुत सारे कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक हिडन एजेंडा ये भी रहता है कि जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनमें मार्केट में अगर सरकारी कंपनी भी है तो वो दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देगी। क्यों? क्योंकि वो तो उचित दाम पर भी चीजें सप्लाई कर सकती हैं, प्रॉफिट कमाते हुए भी। तो व्यवसाय करना उद्देश्य है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो एक सोशल एंगल आ रहा होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, कि हमें सारे लोगों को जो सुविधाएं हैं वो ठीक ठाक उचित दाम पर देनी है। ऐसे ही जो अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है, तो यहाँ पर ये क्या पॉइंट ये है कि विशुद्ध रूप से व्यवसाय करने के लिए इनकी स्थापना की गई, और ये निजी क्षेत्र से कंपीट भी करते हैं, ठीक है, उनसे प्रतिस्पर्धा भी होती है, लेकिन फिर भी जो हिडन एजेंडा है वो समझ लीजिए। अच्छा, और जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि जो सरकारी कंपनी है ना, ये भी ध्यान से समझिएगा, इसमें कई लोग गड़बड़ करते हैं, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह भी हो सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या हुआ, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। जैसे
हमारे यहाँ एक संस्थान है जिस पर बहुत सारे लोगों को बहुत गर्व है और बहुत अच्छा काम करते हैं, वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत ही कम पैसे में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इनकी एक इन्हीं के अंडर एक कंपनी आती है, तो इसरो जो है वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। अब उसके अंदर आता है इसरो, और इसरो में एक आती है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या आती है? एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ANTRIX कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो कंपनी है ना, ये 1992 में रजिस्टर की गई थी, किसमें? कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत अगर रजिस्टर की गई तो क्या हो गई? वो तो सरकारी कंपनी आ गई। और सरकारी कंपनी क्यों? क्योंकि जो इसमें शेयर होल्डिंग है वो किसकी होगी? सरकार की 51% से ज्यादा हो। वास्तव में इसमें 100% शेयर होल्डिंग सरकार की है, पूरी की पूरी सरकार की है। अब इसमें पब्लिक पर ट्रेड नहीं होता है, इसके आप शेयर्स नहीं खरीद सकते। तो जब आप इसका शेयर्स नहीं खरीद सकते तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है, लेकिन इसमें शेयर होल्डिंग किसकी है? सरकार की। तो ये गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। सुन रहे हैं? अजीब लग रहा होगा थोड़ा सा, गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और इसी को दूसरी तरह से भी बोला सकता है अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी। अनलिस्टेड मतलब क्यों? क्योंकि किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो ऐसी कंपनीज भी होती हैं, और ऐसी कंपनीज को क्या बोल सकते हैं? जो सरकारी कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो हो ही सकती है, जैसा कि मैंने आपको एनटीपीसी का एग्जांपल दिया था। ठीक, अच्छा, आगे समझ में। और एक और बात यहाँ पे निकल करके आती है, अब जो सरकारी कंपनी है उसमें जो मिल्कियत है वो 51% ज्यादा किसकी होती है? सरकार की। तो सरकार में किसका नाम आएगा? प्रधानमंत्री साहब का नाम आएगा, नरेंद्र मोदी साहब का नाम आ जाएगा, या फिर जो IAS ऑफिसर्स है उनका नाम आएगा, या फिर उस डिपार्टमेंट से कोई मंत्री होंगे। जैसे मान लीजिए एनटीपीसी तो अब कोई कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो क्या बिजली विभाग से संबंधित जो मंत्री होंगे उनका नाम आएगा? किसी का नाम नहीं आता है। नाम आता है राष्ट्रपति महोदय का। तो देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम आता है, उनके नाम में शेयर्स खरीदे जाते हैं जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं। और अगर सरकारी कंपनी पूर्ण रूप से किसी राज्य की है तो फिर उस राज्य के जो गवर्नर होते हैं ना, जिनको बोला था राज्यपाल, उनके नाम में शेयर्स खरीदे जाते हैं। ठीक, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो हम लोगों ने सारी विशेषताएं देख ली, अब इन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा कि लाभ क्या क्या है इसमें और लिमिटेशंस क्या है। तो वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए इसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।